नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम वर्मा आपका स्वागत करता हूं उड़ान परिवार में। तो आगे आप सभी तो शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक है मेवाड़ का क्षेत्र। कौन सा? मेवाड़। तो मेवाड़ के अंदर जो वंश चला था, सबसे प्राचीन वंश चला था, आप सभी को पता है। ये बहुत पहले टाइम, जैसे कि 546 ईस्वी से शुरू हो गया था और 1857 की क्रांति तक चला था। ये अपना क्षेत्र कौन सा है बताइए आप? मेवाड़ का क्षेत्र। ठीक है, सबसे प्राचीन क्षेत्र मानते हैं इसको। तो सभी दोस्तों से मैं अपील करता हूं कि जो पहली बार अपने चैनल पे आए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास में घंटी है उसको भी बजा दें, कि ताकि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो आज अपने मेवाड़ देखिए, मेवाड़ का क्षेत्र कौन सा है कि जो अपना ये राजस्थान है, विषम चित्रकोण भुज, ठीक है, इसको बोलते हैं अपने पतंगाकार। तो यहाँ क्षेत्र पड़ता है अपना श्री गंगानगर, यहाँ जैसलमेर, यहाँ धौलपुर, और यहाँ पे अपना आ जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। तो यहाँ का जो क्षेत्र है उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कहलाता है मेवाड़ का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मेवाड़ का क्षेत्र कहलाता है। साथ साथ में बोलते रहना, और अपने जो लाइव देख रहे हैं वीडियो को वो साथ में लिखते चलते रहना, साथ में लिखते चलते रहना। कहीं भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख देना, हम हाथों हाथ भी आपका क्या है कंफ्यूज दूर कर देंगे। तो सुनिए, जो मेवाड़ का क्षेत्र है ये भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मेवाड़ का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, राजस्थान के अंदर बहुत अलग अलग राजाओं ने अलग अलग जगह पर राजवंशों ने क्या किया थे? शासन किए थे। तो आज अपना टॉपिक चल रहा है मेवाड़ का इतिहास। कौन सा इतिहास? मेवाड़ का इतिहास। यहाँ पे हमने दो राजवंश पढ़ेंगे। एक का नाम है रावल जो कि गुहिल वंश कहलाता है, दूसरा आएगा सिसोदा वंश। इनमें आपको अलग अलग पार्ट में वीडियो मिल जाएंगी, आपको धीरे धीरे अपने चलेंगे। आज शुरुआत करते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो सुनिए फिर। तो मेवाड़ का क्षेत्र यहाँ लिख देता हूं मैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और उसके साथ में भीलवाड़ा, राजसमंद और कुछ भाग उस प्रतापगढ़ का आ जाता है। कुछ भाग क्या आ जाता है? प्रतापगढ़ का आ जाता है। ये मेवाड़ क्षेत्र के अंदर आते हैं। वैसे मेन जिले तो चार है। कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। आपको आ रहा है? वेरी गुड। तो हम बात करते हैं आगे। तो उदयपुर क्षेत्र में क्या है? उदयपुर क्षेत्र को वर्तमान में क्या कहते थे? मेवाड़ कहते थे। क्या कहते हैं? मेवाड़। यहाँ पे एक जनपद हुआ था। अपने को पता है जो भारतीय इतिहास है उसमें कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। इन 16 जनपद में एक जनपद हुआ जिसका नाम था सीवी जनपद। क्या नाम था दोस्तों? सीवी जनपद। आप बताइए, सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका। शाबाश। तो सीवी जनपद की जो राजधानी यहाँ थी वो उसका क्या नाम था? मध्यमिका था। मध्यमिका था। तो इस मध्यमिका को वर्तमान में अपने क्या कहते हैं? नगरी कहते हैं। वर्तमान में दोस्तों क्या कहते हैं? नगरी कहते हैं। वर्तमान में मध्यमिका को नगरी कहते हैं। और नगरी तो चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। नगरी कहाँ पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। अगर पूछ ले आपको कि नगरी को प्राचीन नाम क्या था? मध्यमिका था। नगरी का प्राचीन नाम क्या था? मध्यमिका था। और जो वर्तमान में मध्यमिका को क्या कहते हैं? नगरी कहते हैं। नगरी चित्तौड़गढ़ में है। और बात करूं नगर कहाँ है? नगर तो टोंक में है। नगर तो टोंक में है। नगरी तो चित्तौड़गढ़ में है। री चित्तौड़गढ़ में है। ठीक, तो सीवी जनपद रहता था। सीवी जनपद में यहाँ एक जाति रहती थी जिसका नाम था मेद या मेर जाति। क्या नाम था? मेर या मेर जाति रहती थी। आ रहा है ना समझ में? वेरी गुड। तो मेर या मेर जाति रहती थी। ये कहाँ रहती थी? सीवी में। क्योंकि उदयपुर का प्राचीन नाम हम बात करते हैं मेवाड़। मेवाड़ के प्राचीन भाग में यहाँ पे एक जनपद रहा करता था जिसका नाम था सीवी जनपद। सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका, और मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरी कहते हैं। फिर बात करते हैं, यहाँ एक जाति रहती थी मेर या मेद। इस मेर या मेद के नाम से जो नाम पड़ा था मेवाड़ का, वो नाम पड़ा था मेदपाट या मेघवाट। क्या नाम था? मेदपाट या मेघवाट, या फिर बोल दूं इसी का अपभ्रंश था प्रागवाट। क्या नाम था? प्रागवाट।
तो अपने भारतीय क्षेत्रों में, अपने राजस्थानी क्षेत्रों में किसी भी शब्द को छोटा बोलने की क्या है, आदत है। जैसे कि मेदपाट को मेदपाट 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 कहने से क्या बन गया था, मेवाड़ बन गया था। मेघवाट को मेघवाट वाट वाट कहने से क्या पड़ गया था, मेवाड़ पड़ गया था। तो उदयपुर का प्राचीन जो इतिहास था वो इस क्षेत्र को क्या भाग दिया गया था, मेवाड़ क्षेत्र दिया गया था। यहाँ पर एक जाति रहती जिसका क्या नाम था, मेर या मेर जाति रहती थी, और यहाँ पे जो जनपद था उसका क्या नाम था, सीवी जनपद था। आ रहा है समझ में, वेरी गुड। तो फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर एक जाति रहती थी, यहाँ पर एक वंश चला, फिर धीरे धीरे राजाओं ने यहाँ पे क्या कर लिया, आक्रमण करना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे शासन होना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे जब ये शुरुआत हुई थी मेवाड़ की, और मेवाड़ के जो राजा थे तो वो धीरे धीरे यहाँ पे अपने वीर गाथाओं और वीर इतिहास के कारण, वीर योद्धाओं के कारण, वीर गाथाओं के कारण ये पूरे राजस्थान के अंदर छा गए थे। तो मेवाड़ के राजा अपने आप को क्या मानने लगे थे, हिंदुआ सूरज मानने लगे थे। क्या मानने लगे थे, हिंदुआ सूरज मानने लगे थे। और समय को जो मेवाड़ के राजा थे वो खुद की अपनी जो वीरता से प्रभावित हो जाते थे, और खुद को क्या मानने लगे थे, सूर्यवंशी मानने लगे थे। क्या मानने लगे थे, सूर्यवंशी मानने लगे थे। और इसी से तब ये अपने आप को हिंदुआ सूरज, सूर्यवंशी, और इनके देवता आते हैं एकलिंगनाथ जी, अब इनके क्या मानने लगे थे, दीवान मानने लगे थे। ये कौन थे, मेवाड़ के इतिहास के राजा थे। तो ये छोटा सा बेसिक था, एक बार सिर्फ दोबारा समझा देता हूँ, सुनिए फिर। मेवाड़ जो क्षेत्र है वो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग मान लो, जो कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और कुछ भाग प्रतापगढ़ का आता है, वो भाग कौन सा आता है, मेवाड़ का इतिहास आता है। तो यहाँ पे एक जनपद था जिसका नाम था सीवी जनपद। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी, मध्यमिका थी। क्या थी दोस्तों, मध्यमिका थी। और मध्यमिका की वर्तमान में क्या कहते हैं, नगरी तो चित्तौड़गढ़ में है, नगर कहाँ है, टोंक में है। ये अलग से याद रखना, नगरी चित्तौड़गढ़ में है और नगर कहाँ है, टोंक में है। तो सीवी जनपद में एक जाति रहती जिसका क्या नाम था, मेर। क्या नाम था, मेर। तो इस मेर या मेद से इस भाग को क्या कहने लगे थे, मेदपाट या प्रागवाट या मेघवाट। तो इसी नाम का जो अपभ्रंश हुआ, इसी नाम का क्या हो गया था, अपभ्रंश हुआ था। इसी नाम का अपभ्रंश हुआ था, इसी भाग नाम का अपभ्रंश हुआ था। तो उसी को क्या कहने लगे थे, मेवाड़। क्या कहने लगे थे, मेवाड़। आप बताइए क्या कहने लगे थे, मेवाड़। ठीक है, तो मेवाड़ कहने लगे। तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे फिर मेवाड़ के राजाओं उनकी वीर गाथाओं से, अपनी वीरता से प्रभावित होकर ये क्या कहने लगे, अपने आप को हिंदुआ सूरज। और फिर अपने आप को क्या मानते थे, ये सूर्यवंशी मानते थे। क्या मानते थे, सूर्यवंशी। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आगे चले फिर, आगे देखिए। तो मेवाड़ के जो राजा थे तो ये अपने आप को एकलिंगनाथ जी का दीवान और सूर्यवंशी मानने लगे थे। फिर हम बात करते हैं, तो अब अकबर के दरबार में एक बंदा था जो नवरत्न में बंदा था, उसका नाम था अबुल फजल। क्या नाम था, अबुल फजल। अब इतिहासकारों ने इन मेवाड़ के जो राजा थे, मेवाड़ के जो राजपूत थे, इनको अलग अलग बताया है। अलग अलग बताने का मतलब क्या है कि जो मेवाड़ के राजा वो कहाँ से आए थे, यानी मतलब कि किसकी औलाद थी, किसकी संतान थी, ये यहाँ पे जब आए थे ये पीछे कहाँ से थे। तो वही बात है, कोई अगर बंदा किसी गांव का रहने वाला है तो उससे जब रिश्तेदारी में बात करते हैं तो पूछते हैं कि आप पिछले गांव कहाँ से थे। तो उसी प्रकार राजाओं का जो पिछले से पिछला तो अबुल फजल था। इसने बताया था कि ये तो एक ईरान का शासक था जिसका नाम था नौशेखा। ईरान का एक शासक था जिसका क्या नाम था, नौशेखा। और नौशेखा का पुत्र था आदिल शाह। क्या नाम था, आदिल शाह। ईरान के नौशेखा राजा था, शासक था, उसका पुत्र था आदिल शाह। उसका वंशज बताया है किसने, अबुल फजल ने। किसको, मेवाड़ के राजाओं को। मेवाड़ के जितने भी राजा है उनको ईरान का एक शासक था नौशेखा, उसका पुत्र आदिल शाह, उसका वंशज बताया है किसको, मेवाड़ के राजाओं को। किसने कही है ये बात, अबुल फजल ने। अबुल फजल किसके दरबारी कवि था, अबुल फजल तो
अकबर का नवरत्न में दरबारी कवि था। तो हम बात करते हैं, फिर एक बंदा आता है जो कि अपने राजस्थान का कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान का पिता कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने तो इनको क्या बताया है, विदेशी बताया है। इन्हें तो राजपूतों को, मेवाड़ के राजपूतों को क्या बताया है, विदेशी बताया है। इनको कर्नल जेम्स टोड ने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे सूर्यवंशी कहा है, इन्होंने अपने आप खुद को क्या कहा है, सूर्यवंशी का है। और कर्नल जेम्स टोड ये बात कहता है, कर्नल जेम्स टोड ये बात कहता है कि ये जो सूर्यवंशी है ये कहाँ के है, ये विदेशी है, ये कहाँ के हैं, विदेशी है। आ रहा है ना समझ में आपको, वेरी गुड। तो इधर सामने देखिए, फिर बातें मत कीजिए। तो इनको क्या बताया है, विदेशी बताया। किसको, सूर्यवंशी जितने भी थे ये विदेशी थे। और कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के राजाओं को क्या बताया है, विदेशी बताया है। मेवाड़ के जितने भी राजा हैं उनको विदेशी बताया है। किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है। तो जैन एक अपना आता है जैन ग्रंथ, कौन सा आता है, जैन धर्म आता है। इसमें एक ग्रंथ आता है जिसका नाम था शतुंजय महात्म्य। क्या नाम था, शतुंजय महात्म्य। साथ साथ बोलते रहना, शतुंजय महात्म्य। इस शतुंजय महात्म्य में लिखा है कि जो वल्लभी गुजरात में पड़ता है, वल्लभी गुजरात में पड़ता है। और यहाँ पे एक राजा हुआ करता था जिसका क्या नाम था, शिलादित्य। क्या नाम था, शिलादित्य। उसकी संतान बताया किसको, मेवाड़ के राजाओं को। वल्लभी में एक राजा था जिसका नाम था शिलादित्य। और शिलादित्य का जो वंशज है वही क्या है, मेवाड़ के राजाएं हैं। मेवाड़ के जितने भी राजा है, मेवाड़ के जितने भी शासक है, ये कहाँ के हैं, शिलादित्य के वंशज मानते। शिलादित्य कहाँ का था, वल्लभी का, वल्लभी गुजरात का क्या था, शासक था। और ये बात किस में लिखी है, जैन ग्रंथ का शतुंजय महात्म्य में लिखी है। किस में लिखी है, शतुंजय। आप इसकी एक बार फोटो ले लीजिए। जैन, ये जैन ग्रंथ है, ये जैन धर्म के अंदर ये जैन ग्रंथ आता है। दिखने वाला तो अभी तक कोई ना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो जैन जो ग्रंथ है शतुंजय महात्म्य, ये एक ग्रंथ था। इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये वल्लभी गुजरात का राजा था, शिलादित्य उसका वंशज मानते हैं। मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ के जितने भी राजा हैं उनका। आप इसकी एक बार फोटो ले लीजिए। हाँ, जो मेवाड़ के राजाओं को अलग अलग बताया है, किसी क्षेत्र ने मेवाड़ के राजाओं को अलग अलग बताया है। तो एक अबुल फजल था, अकबर के नवरत्न में अबुल फजल बंदा था, इसने कहा कि ईरान के नौशेखा, ईरान का एक राजा था जिसका क्या नाम था, नौशेखा। क्या नाम था, साथ साथ में आप भी बोलते रहना, नौशेखा। नौशेखा का पुत्र था आदिल शाह। नौशेखा का कौन सा पुत्र था, आदिल शाह। आदिल शाह का जो वंशज है वही मेवाड़ के राजाओं का क्रम है, वही मेवाड़ के राजा है। लेकिन फिर बंदा आता है कर्नल जेम्स टोड। कौन आता है, कर्नल जेम्स टोड। ये कहता है कि मेवाड़ के जितने भी राजा है वो क्या है, विदेशी है। क्यों है विदेशी, क्योंकि इसने तो क्या बताया है, ये अपने आप खुद को सूर्यवंशी बताया है। और ये सूर्यवंशी कहाँ के थे, विदेशी थे। फिर बात आती है जैन धर्म। जैन धर्म में एक ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है शतुंजय महात्म्य। और महात्म्य में लिखा है कि वल्लभी का एक राजा था जिसका क्या नाम था, शिलादित्य। और उसकी वंशज है वो ही क्या है, मेवाड़ के राजा है। वहीं से शुरुआत होती है, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। आगे सुनिए फिर। मेवाड़ के राजा थे, इनकी कुल देवी होती है, अलग अलग राजवंशों में अलग अलग कुल देवी थी। तो अपने आज बात करते हैं मेवाड़ के राजाओं की कुल देवी की। तो मेवाड़ के राजा है उनकी एक जो कुल देवी वो होती है जो उसी वंश में जन्म लेती है और उसकी क्या होने लग जाती है, पूजा। तो हम बात करते हैं मेवाड़ के राजाओं की कुल देवी जिसका नाम था बाण माता। क्या नाम था, बाण माता। तो मेवाड़ के राजाओं की कुल देवी का क्या नाम है, बाण माता। और बाण माता का जो मंदिर है वो नागदा उदयपुर में बना हुआ है। कहाँ पे है, नागदा उदयपुर में, ठीक है। साथ साथ में बोलते रहना, वेरी गुड। फिर उसके बाद में आते हैं, ये इनकी क्या है, कुल देवी है। किसकी, मेवाड़ के राजाओं की कुल देवी। और फिर बात करते हैं कुल देवता इनके। तो कुल देवता है एकलिंगनाथ जी। क्या है, एकलिंगनाथ जी। एकलिंगनाथ जी, इनका जो मंदिर है वो कैलाशपुरी में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, कैलाशपुरी में बना हुआ है, जो कि उदयपुर में है, ठीक है दोस्तों।
साथ साथ में लिखते रहना, जो समझ में ना आए तो मेरे को बता देना। तो इनका जो फिर बाद में बात करते हैं, इनका एक कुल देवता एक लिंगनाथ जी आगे कहाँ पे हैं के लाशपुरी में इनका मंदिर है, और बाण माता का कहाँ पे मंदिर है, नागदा में। फिर बात करते हैं, इनका आता है आराध्य देवता। कौन आते हैं? आराध्य देवता। आराध्य देवता इनका नाम आता है गढ़बोरा का चार भुजानाथ। गढ़बोरा का चार भुजानाथ। जो इनका मंदिर बना हुआ है कहाँ पे है? वो राजसमंद में है। कहाँ पे है दोस्तों? राजसमंद में है। ठीक, तो कुल देवी को क्या होगी, क्या नाम था? बाण माता। और कुल देवता एक लिंगनाथ जी। और आराध्य देवता का क्या नाम है? गढ़बोरा का चार भुजानाथ। गढ़बोरा का चार भुजानाथ। किसका? आराध्य देवता का नाम है गढ़बोरा का चार भुजानाथ। गढ़बोरा क्या एक लोकेशन है, ठीक है, लोकेशन का मतलब एक जगह है, ठीक है। जैसे कि अपने कोई भी बात कर ले, खाटू श्याम जी का मंदिर है, जैसे अपने बोलते हैं खाटू जी का मंदिर, श्याम जी का मंदिर, तो उसी प्रकार गढ़बोरा का चार भुजानाथ है। तो इनकी एक आराध्य देवी आती है, कि कौन सी आती है? आराध्य देवी। तो आराध्य देवी आती है चार भुजा माता। क्या नाम आता है? चार भुजा माता। चार भुजा माता। और इसका जो मंदिर बना हुआ है वो हल्दी घाटी राजसमंद में बना हुआ है। कहाँ पे है? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी कहाँ है दोस्तों? राजसमंद में, राजसमंद में। ठीक है, आगे यहां तक ये इतना। ये सिर्फ 4 क्वेश्चन यहीं से पढ़ेंगे आपको। सबसे इंपॉर्टेंट पेज है ये कि कुल देवी का क्या नाम है? बाण माता, और इसका मंदिर है नागदा में। और कुल देवता क्या है? एक लिंगनाथ जी, जिनका मंदिर है कैलाशपुरी में। फिर आराध्य देवता का क्या नाम है? गढ़बोरा का चार भुजा नाथ। फिर आता है आराध्य देवी, जिसका क्या नाम है? चार भुजा माता, जिनका मंदिर है हल्दी घाटी राजसमंद में। आप इसकी एक बार फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, लाइव वालों। आगे चलते हैं। चल ठीक है, तो आपने आज शुरुआत करते हैं कि इनको वंशज की। अब आगे एक एक राजाओं की बात करते हैं। तो पहला राजा की हम बात करते हैं, मेवाड़ से शुरू होता है गुहिल वंश। तो गुहिल वंश की नींव रखने से पहले हमने एक राजा की बात करेंगे। अपने पढ़ा था जैन महात्म्य के अंदर, जो जैन ग्रंथ था शत्रुंजय महात्म्य, उसमें लिखा था कि ये क्या किसकी संतान है? शिलादित्य की। तो अपने बात करते हैं शिलादित्य की आज। किसकी? शिलादित्य। तो शिलादित्य की बात करते हैं। तो शिलादित्य ये कहाँ का राजा था? वल्लभी गुजरात का। कहाँ का राजा था? वल्लभी गुजरात का। वल्लभी गुजरात का ये राजा था। और इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था पुष्पावती। क्या नाम था दोस्तों? पुष्पावती। ये जो पुष्पावती थी, ये आबू का, जो राजस्थान के आबू क्षेत्र पड़ता है, वहां पे एक वंश था जिसका नाम था परमार वंश। क्या नाम था? परमार वंश। वहां की क्या थी? ये राजकुमारी थी। परमार वंश की क्या थी? राजकुमारी थी। शिलादित्य वल्लभी गुजरात का राजा था, जिसकी पत्नी थी पुष्पावती, वो थी आबू के परमार वंश की राजकुमारी। तो इसकी जो पत्नी थी, तो ये इन दोनों के क्या नहीं हो रहे थे? पुत्र नहीं हो रहा था, मतलब संतान पैदा नहीं हो रही थी। तो ये अपने पति से बोलती है कि हमारे आबू में, मेरे पियर के अंदर, हमारे आबू मतलब पियर में एक देवी रहती है जिसका क्या नाम है? अपूर्ता देवी। क्या नाम है? अपूर्ता देवी। अपूर्ता देवी नाम आएगा। एक आती है अबूबरदा देवी, वो राजस्थान की क्या है? वैष्णो कहलाते हैं। लेकिन अपूर्ता देवी का मंदिर बना हुआ है आबू के अंदर। यहाँ पे आकर ये पूजा करती है किसकी? अपूर्ता देवी की। कौन? पुष्पावती। पुष्पावती पूजा करती है किसकी? अपूर्ता देवी की। और ये संतान प्राप्ति के लिए यहीं पर अपनी तपस्या करने लग जाती है, संतान प्राप्ति के लिए। फिर बाद में पीछे बंदा था कौन? शिलादित्य। ये कहाँ का था? वल्लभी गुजरात का। तो अरबों ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। किस पे? वल्लभी पे। वल्लभी पे अरबों ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया। और किसको मार दिया था? शिलादित्य को। तब अरबों ने आक्रमण कर दिया वल्लभी पे, तो शिलादित्य को इसने मार दिया और वल्लभी को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था वल्लभों ने। किसने कर दिया था? अरबों ने। अरबों ने वल्लभी को क्या कर दिया था?
नष्ट कर दिया था और शिलादित्य को क्या कर दिया था, मार दिया था। जब ये बात पुष्पावती को पता चली तो ये क्या हो गई थी, फिर विधवा हो गई थी। जब ये बात पुष्पावती को पता चली तो ये यहाँ से चल पड़ी कि कहते हैं इतिहास में जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो वो कहाँ नहीं रहती, पियर में नहीं रहती, अपने पापा के घर पे नहीं रहती, तो यहाँ से ये चल पड़ी। ये उस समय क्या थी, गर्भवती थी, और ये गर्भवती थी तो उस समय क्या है, सती नहीं हो पाई। क्या नहीं हो पाई, सती नहीं हो पाई। जो इतिहास के अंदर महिलाएं क्या हो जाती थी, गर्भवती हो जाती थी, और उसका पति जब मर जाता था तो ये जब सती नहीं होती थी। तो ये बात फिर पुष्पावती को पता चली तो ये चल पड़ी वहां से आबू से निकलने के बाद में ये गई थी वीरनगर। कहाँ चली गई थी, वीरनगर। वीरनगर पड़ता है गुजरात में। कहाँ आता है, गुजरात में आता है। और यहाँ पे एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम था दोस्तों कमलावती। क्या नाम था, कमलावती। एक ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी थी जिसका क्या नाम था, कमलावती। कमलावती थी। इस कमलावती के घर में रहने लग गई थी कौन, पुष्पावती। कौन रहने लगी थी, पुष्पावती। जब ये गर्भवती थी तो यहाँ पे रहने लग गई। फिर इसने यहाँ पे एक संतान को जन्म दिया जिसका क्या नाम था, गुहिल। एक संतान को, पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था गुहिल या गुहा, और या इसको फिर कहते हैं गुहादित्य। क्या नाम कहते हैं, गुहादित्य। ठीक है। ये किसकी संतान थी, पुष्पावती की। पिता का क्या नाम था, शिलादित्य नाम था। जब ये गर्भवती अपने पुत्र को जन्म दे देती है उसके बाद में ये क्या हो जाती है, सती हो जाती है। इसके बाद में अपने पति की मृत्यु के बाद में सती हुई थी। वो कौन थी, पुष्पावती थी। अपने पुत्र को जन्म दिया था कहाँ पे, कमलावती के घर में दिया था। और ये स्थान कहाँ पे था, वीरनगर। वीरनगर कहाँ है, गुजरात में। तो ठीक है, यहीं से फिर गुहादित्य को पता चला कि मेरे जो पापा थे, मेरे पिताजी थे, उस पे अरबों ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया। तो इसने क्या किया कि यहाँ से चल पड़ा और ये वल्लभी की तरफ चलने लगा। तो रास्ते में जब ये आया तो यहाँ पे इसने अपने उदयपुर के क्षेत्र में आया था। पहले कहाँ पे आ गया था, उदयपुर के क्षेत्र में। वहां पे एक गांव आता है ऊंदरी गांव। कौन सा गांव आता है, ऊंदरी गांव। ठीक है। तो उदयपुर के क्षेत्र में एक गांव आता है जिसका नाम है ऊंदरी गांव। और ऊंदरी गांव में इसने क्या कर दिया था कि भिल्लों की सेना बना ली थी। किसकी, भिल्लों की सेना बना ली थी। और ये फिर वापिस चला कहाँ गया था, वल्लभी में इसने अरबों को हरा दिया था। और यहाँ पे इसने क्षेत्र बना लिया था उदयपुर में सबसे पहले क्षेत्र किसने बनाया था, गुहा बोल दो या गुहिल या फिर गुहादित्य ने बना लिया था। और फिर मेवाड़ के जितने भी शासक है, जब उनका राज्याभिषेक होता है, क्या होता है, राज्याभिषेक होता है, तो वो कौन करते हैं, ऊंदरी गांव के भील करते हैं अपने अंगूठे के रक्त से ऊंदरी गांव के जो भील है वो मेवाड़ के राजाओं को क्या करते हैं, राज्याभिषेक करते हैं। ठीक है। फिर इस गुहिल ने जब इसका ऊंदरी गांव में क्या हो गया था, राज्याभिषेक हो गया था, भिल्लों ने इसका राज्याभिषेक किया था, तो उसने यहाँ पे एक वंश शुरू कर दिया था जिसका क्या नाम था, गुहिल वंश या फिर रावल वंश। क्या नाम था, गुहिल वंश या फिर रावल वंश। तो इसकी शुरुआत किसने की थी, गुहादित्य या फिर गुहिल ने की थी। किसने की थी, गुहादित्य या फिर गुहिल ने की थी। ठीक है। तो आप इसका एक बार फोटो ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। समझ में आने लग रही नहीं, यहाँ के देखो घड़ी यहाँ ना आप मैं पढ़ाने लग रही हूँ, क्लास में बैठे आप ऑफलाइन चलाने लग रहे हैं। अब थे स्टूडेंट 20-25 बैठे हुआ गए। ठीक, यहाँ के बहुत बढ़िया थाने बिना पढ़ ली कुंट में आने लग रही है। ठीक, अंत में पुराना जानू बांधता हूँ। तो देखो फिर गुहिल का, शिलादित्य के पुत्र का क्या नाम था, गुहिल। बात करते हैं गुहिल की या गुहादित्य या फिर गुहिल वंश की। किसकी, गुहिल वंश की। तो गुहिल वंश की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, गुहादित्य ने। बताइए किसने की थी, गुहादित्य ने की थी।
गुहिल वंश की जो शुरुआत की थी वो नींव रखने वाला बंदा था, जिसका क्या नाम था, गुहादित्य था, जिसने गुहिल वंश की क्या रखी थी, नींव रखी थी। तो इसी को क्या कहते हैं, गुहिल वंश का मूल पुरुष कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, आदि पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, आदि पुरुष कहते हैं। फिर हम बात करते हैं गुहादित्य का जो लालन पालन किया था वो किसने किया था, कमलावती ने। किसने किया था, कमलावती ने किया था। और कहाँ पे किया था, वीरनगर में किया था। किसने, कहाँ पे। और जो गुहादित्य, जो गुहिल वंश के जो इनका राज्याभिषेक करते थे वो बंदे कौन थे, ऊंदरी गांव के भील। ऊंदरी गांव के, ऊंदरी, चूहे को ऊंदरी बोलते हैं ना अपने गांवों में, तो ऊंदरी गांव के जो भील है वो क्या करते हैं, जो राज्याभिषेक करते हैं अपने अंगूठे के रक्त से, जो क्या कहते हैं अपने राज्याभिषेक करते हैं, वो कौन करते हैं, गुहिल। तो इसी को अपने गुहिल वंश बोल दो या फिर गहलोत वंश, और इसी से शुरू हो जाता है कौन सा वंश, रावल वंश। तो इन्हीं के नामों में आगे क्या लग जाएगा, रावल लग जाएगा। इन्हीं के नामों में क्या लग जाएगा, रावल। तो गुहिल वंश गुहादित्य के बाद में फिर 4-5 राजा आए थे। एक का नाम था राजा भोज। क्या नाम था, राजा भोज। गुहिलादित्य के बाद में, गुहादित्य के बाद में एक राजा आया था जिसका नाम था राजा भोज। फिर दूसरा राजा आया था नागादित्य। कौन सा आया था, नागादित्य। फिर उसके बाद में आया था महेंद्र। कौन आया था, महेंद्र भाई जी आए थे। कौन आए थे, महेंद्र भाई जी आए थे। फिर उसके बाद में अपने बात करते हैं शिलादित्य द्वितीय आया था। शिलादित्य सेकंड आया था। शिलादित्य सेकंड या शिलादित्य द्वितीय आया था। फिर उसके बाद में जो कि न हारने वाला था उसके नाम में लिखा था अपराजित। क्या नाम लिखा था, अपराजित। शिलादित्य सेकंड के बाद में आया था, अपराजित आया था। फिर अपराजित के बाद में आया था महेंद्र भाई जी सेकंड। कौन आए थे, महेंद्र भाई जी सेकंड। तो महेंद्र द्वितीय, इसको बोलते हैं महेंद्र द्वितीय सेकंड। ठीक है। फिर महेंद्र द्वितीय सेकंड के अरे इधर सामने देखिए, कोई ना, इनका नाम महेंद्र है तो फिर क्या है, कोई ना। तो महेंद्र द्वितीय के बाद में दो बंदा आया था जिसका नाम था बप्पा रावल। क्या नाम था, बप्पा रावल, या उसको बोलते हैं, अच्छा कोई ना, होता है, ये तो होता ही है। तो बप्पा रावल, या इसको बोलते हैं अपने काल भोज। क्या बोलते हैं, काल भोज। ठीक है। तो ये था अपना एक एक राजा। पहले गुहादित्य आया था, गुहादित्य के बाद में राजा भोज, फिर नागादित्य, फिर महेंद्र, फिर शिलादित्य सेकंड, फिर अपराजित, फिर महेंद्र द्वितीय, फिर आया था बंदा बप्पा रावल या फिर काल भोज। कौन सा आया था, बप्पा रावल या काल भोज। तो एक बार इसका उतार लीजिए, इसकी फोटो ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, लाइव वालों। आ रहे ना आपको समझ में, आ रहे। तो बात करते हैं अब बप्पा रावल की। किसकी, बप्पा रावल की। पानी चलिए हो रहा है। बप्पा रावल, कौन आता है, बप्पा रावल। तो हम बप्पा रावल की बात करते हैं। तो आ रहे हैं ना आपको समझ में। देखिए अपने शुरुआत करी थी पहले, सबसे पहले मेवाड़ से। तो मेवाड़ के जो राजा थे अपने आप को खुद को क्या मानते हैं, सूर्यवंशी हिंदुआ सूरज मानते हैं। ये हमने बात की थी। अब आता है बप्पा रावल। इसमें हमने देखा था कि ये क्या है, ये अपने आप खुद को एकलिंगनाथ जी का क्या मानते हैं, दीवान मानते हैं। ये वही बंदा था जिसने सबसे पहले अपने आप को क्या माना था, एकलिंग का दीवान माना था। और इसका जो शासन काल आता है वो आता है 734 ईस्वी से लेके 753 ईस्वी, 734 ईस्वी से लेके 753 ईस्वी तक मानते हैं। वो बंदा कौन आता है, बप्पा रावल आता है। कौन आता है, मैं पानी पी लूं, 1 मिनट पीणोगे। फिर बात करते हैं। तो बप्पा रावल का तो आता है शासनकाल वो 734 से
53 तक आता है। हम बात करते हैं, एक बंदा आता है सीवी वैद्य, क्या नाम आता है, सीवी वैद्य। इसने तो बप्पा रावल को चार्ल्स मार्लेट का है, क्या नाम क्या कहा है, चार्ल्स मार्लेट का है। किसने कहा है, सीवी वैद्य ने कहा है। तो बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कौन था, बप्पा रावल। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक बात करें तो कौन था, बप्पा रावल था। फिर सीवी वैद्य ने इसको क्या कहा है, चार्ल्स मार्टेल का है। किसने कहा है, बप्पा रावल को। चार्ल्स मार्टेल एक विदेशी आदमी था, ठीक है, उसकी संज्ञा दी है किसने, सीवी वैद्य ने। किसकी तुलना की है, चार्ल्स मार्टेल की, बप्पा रावल की तुलना किससे की है, चार्ल्स मार्टेल की। किसने की है ये बात, सीवी वैद्य ने की है। ये बंदा कौन था, बप्पा रावल, तो मेवाड़ का वास्तविक इसको संस्थापक कहते। गजनी का एक शासक आता है सलीम खां। कौन आता है, गजनी का एक शासक आता है सलीम खां। तो सलीम खां को हराया था किसने, बप्पा रावल ने हराया था। और अगर हम बात करें गजनी का शासक था तो उस बंदे का क्या नाम था, सलीम खां। तो फिर हम बात करते हैं, इसका जो बप्पा रावल था, इसका जो नाम आता है, मूल नाम आता है, वो क्या नाम था, कालभोज। क्या नाम था, कालभोज। तो इसका कालभोज नाम आता है किसका, बप्पा रावल का। तो अपने राजस्थान के अंदर इतिहासकार आता है जिसका नाम आता है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो ओझा ने कहा था कि बप्पा रावल इसका नाम न होकर इसकी क्या है, उपाधि है। बप्पा रावल इसका नाम होकर क्या है, इसकी उपाधि है। बप्पा तो क्या है, इसकी उपाधि है, और रावल क्या है, इसका वंश है। और रावल क्या है, इसका वंश है। तो इसी नाम से क्या पड़ा था, बप्पा रावल पड़ा था। किसका नाम, कालभोज का। तो इसका मूल नाम क्या बताया इसने, कालभोज बताया। क्या नाम बताया दोस्तों, कालभोज नाम बताया। किसका, बप्पा रावल का। तो बप्पा रावल ये पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी था। किसका, पाशुपत संप्रदाय का क्या था, अनुयायी था, अनुयायी था। आप समझ गए होंगे, वेरी गुड। तो अरे खड़के मत कीजिए आप, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी कौन था, बप्पा रावल। ये जब बप्पा रावल ये हरित ऋषि की गाय चराता था न्यायब के जंगलों में। न्यायब के जंगलों में हरित ऋषि की गाय चराता था। न्यायब के जो जंगल है वो बनते हैं अपने उदयपुर के अंदर, उदयपुर के क्षेत्र में न्यायब के जंगलों में जो हरित ऋषि था, कौन था, हरित ऋषि था। इस हरित ऋषि की क्या चराता था, ये गाय चराता था, जिसका क्या नाम था, बप्पा रावल था। जब हरित ऋषि एक बार क्या कर रहे थे कि हरित ऋषि एक बार नायब के जंगलों में रहते थे, तो ये यज्ञ कर रहे थे। क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ कर रहे थे तो यहाँ पे एक अरब बंदा आता है जिसका नाम था जुनेद खां। एक अरबी आता है जिसका क्या नाम था, जुनेद खां। क्या नाम था, जुनेद खान नाम था, जुनेद खां। इस जुनेद खान ने इस यज्ञ पर क्या कर दिया था, आक्रमण हमला कर दिया था, इसको भ्रष्ट करना चाह रहा था। तब हरित ऋषि तो ऋषि था, इसने कुछ न कर पाया। तो इसके पास में बंदा था जिसका क्या नाम था, बप्पा रावल। तो बप्पा रावल ने हराया था किसको, जुनेद खां को। बप्पा रावल ने हराया था जुनेद खां को और भगा दिया, यहाँ से भगा दिया। तो फिर बप्पा रावल को भगा दिया तो फिर हरित ऋषि ने इसको एक उपाधि दी थी जिसका क्या नाम था, बप्पा रावल। कहते हैं एक उपाधि यहां से मिली। तो फिर बात करें कि कालभोज था जो राजा अपना, किसका पुत्र था, ये महेंद्र द्वितीय का। महेंद्र द्वितीय का पुत्र था कालभोज। तो उसका जो उपाधि थी उसका क्या नाम था, बप्पा रावल। ये उपाधि किसने दी थी, हरित ऋषि ने दी थी। किसने दी थी, हरित ऋषि ने। क्यों दी थी, क्योंकि इसने अरबी का जो एक शासक आया था जुनेद खां, उसको क्या था, हराया था, उसको भगा दिया था। किसने, कालभोज ने। तो उसी के नाम पे क्या पड़ गई थी इसकी उपाधि, जिसका क्या नाम था, बप्पा रावल पड़ गया था। इसकी एक दो उपाधियां और आती है तो अपने उपाधि यहां मैं लिख देता हूं। इसको कहते हैं हिंदुआ सूरज। क्या कहते हैं, हिंदू सूर्य कह देते हैं या हिंदुआ सूरज कहते हैं। इसको तो चकवे कहते हैं। क्या कहते हैं, चकवे। चकवे का अर्थ होता है चक्रवर्ती सम्राट होना। चकवे का अर्थ होता है चक्रवर्ती सम्राट होना, मतलब सबसे तकड़ा सम्राट था। बंदा कौन था, बप्पा रावल। इसको हिंदुआ सूरज, चक्रवे, इसको क्या कहते हैं, राजगुरु कहते हैं। राजनीति में श्रेष्ठ होने के कारण इसको क्या कहते हैं,
राजगुरु कहते हैं। इसको बप्पा को। अब फिर से सुनिए, इसको उपाधि है, पहली उपाधि कौन सी है? हिंदू सूर्य कहते हैं, राजगुरु कहते हैं, और क्या कहते हैं? चकवे कहते हैं। और क्या कहते हैं? चकवे। ये किसका अनुयायी था? पाशुपत संप्रदाय, जो कि आता है लकुलिश संप्रदाय, उसका संप्रदाय कौन था बंदा? बप्पा रावल, जो अपने कल्चर में पढ़ते हैं। फिर इसने एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फोटो ले लीजिए, ले ली? तो इसने 734 ईस्वी को, इसने 734 ईस्वी को हरित ऋषि के आशीर्वाद से, 734 ईस्वी को हरित ऋषि के आशीर्वाद से इसने चित्तौड़ पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। किस पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे क्या कर दिया था? इसने आक्रमण कर दिया था। और ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनाया था, ये बनाया था चित्रांगद मौर्य ने। किसने? चित्रांगद मौर्य ने बनाया था। चित्रांगद मौर्य ने बनाया था ये। तो इस पे आक्रमण किया था किसने? अरे बप्पा रावल ने। तो उस समय शासक था मान मौर्य। कौन था? मान मौर्य। तो मान मौर्य इस समय शासक था जब हरित ऋषि के आशीर्वाद से जब बप्पा रावल ने जब इस पे आक्रमण कर दिया था। किस पे आक्रमण कर दिया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे। तो इस समय शासक कौन था? मान मौर्य। और मान मौर्य को इसको यहाँ से इसने मार डाला। किसने? बप्पा रावल ने। फिर इसको इसने जीत लिया। और जीतने के बाद में जब ये बात है, ये हमको मिलती है मानमौरी शिलालेख में। कौन सा शिलालेख में? मानमौरी शिलालेख में। ये मानमौरी शिलालेख वही शिलालेख है जो कर्नल जेम्स टोड जब अपने बाहर से अपने गांव गया था, उस समय ये शिलालेख लेके गया था। कौन सा? मानमौरी शिलालेख लेके गया था। हाँ, इंग्लैंड जाते तो उधर जा रहा था, मतलब अपने भारत से जा रहा था। अपने भारत से जब ये इंग्लैंड की तरफ जा रहा था तो ये मानमौरी शिलालेख हाथ में उठा के ले गया। जब इसको बाहर वजन ज्यादा लगा तो इसने समुद्र में फेंक दिया। तो वो कौन सा शिलालेख था? मानमौरी शिलालेख। इसी मानमौरी शिलालेख में हमको मिलती है कौन सा दुर्ग? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे जो आक्रमण किया था किसने? बप्पा रावल ने। उस समय कौन था बंदा? मान मौर्य था। कौन था? मान मौर्य। हाँ, चित्रांगद मौर्य ने तो इसका निर्माण करवाया था। हाँ, यही बात किस में मिलती है? चित्रांग यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण किया था चित्रांगद मौर्य ने, ये बात में किस में मिलती है अपने को? मानमौरी शिलालेख में। और ये इस समय बंदा कौन था? जब चित्तौड़गढ़ के आक्रमण के समय बप्पा रावल ने आक्रमण किया था, वो कौन था? मान मौर्य था। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं, इसने तो बप्पा रावल ने तो नागदा उदयपुर को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। नागदा उदयपुर को राजधानी बनाया था। किसने? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने नागदा उदयपुर को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। और इसने कैलाशपुरी में, किसमें? कैलाशपुरी याद पड़ती है उदयपुर में। और इस उदयपुर में कैलाशपुरी में इसने एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया था। किसका मंदिर बनवाया था? एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था। एकलिंगनाथ जी इनके क्या है? मेवाड़ के कुल देवता। क्या है? कुल देवता। उनका मंदिर किसने बनवाया था? कैलाशपुरी में। किसने? बप्पा रावल ने बनाया था। किसने बनाया था? बप्पा रावल ने बनाया था। और फिर हम बात करें, बप्पा रावल ने तो मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाने वाला बंदा कौन था? बप्पा रावल था। और चांदी के सिक्के चलाए थे गोहिल ने। किसने चलाए थे? गोहिल ने। चांदी के सबसे पहले सिक्के चलाए थे किसने? गोहिल ने। और इस चांदी के सिक्कों पर मिलता है श्री गोहिल लिखा हुआ। क्या मिलता है? श्री गोहिल लिखा। और मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने चलाए थे। किसने? शिलादित्य नहीं, गोहिल जो इसका पुत्र आता है ना, गोहिल, इसने चलाए थे। हाँ, गुहादित्य आता है, शिलादित्य का पुत्र गुहादित्य उस समय चलाए थे जब चांदी के सिक्के चले थे। तो उस समय सिक्कों पे पीछे लिखा होता है श्री गोहिल। क्या लिखा होता है? श्री गोहिल लिखा होता है। आ रहा है समझ में आपको भी? वेरी गुड। तो ये था अपना बप्पा रावल, जो कि आता है 734 से 753 ईस्वी को। फिर इसकी 753 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है। किसकी? बप्पा रावल की। 753 ईस्वी को बप्पा रावल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसकी जो छतरी बनी है वो नागदा उदयपुर में बनी हुई है। कहाँ पे है दोस्तों? नागदा उदयपुर में बनी हुई है। किसकी छतरी? बप्पा रावल की। ये था अपना बप्पा रावल। कौन सा?
वो अलग अलग, जैसे रणकपुर प्रस्तुति है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो कालभोज है ये एक बप्पा रावल और कालभोज ये क्या है, एक बंदे नहीं है, ये क्या है, अलग अलग है। जैसे कि इसमें कहा है कि जो कालभोज है वो नागादित्य का पुत्र था, लेकिन कई इतिहासकार ये कहते हैं कि ये जो कालभोज है ये किसका पुत्र आता है, महेंद्रदित्य का पुत्र आता है। रणकपुर प्रस्तुति में ये कहते हैं। फिर ये जो इसका जो वो क्या बोलते हैं अपने डॉक्टर चंद गोजा था, ये कहते हैं कि ये कालभोज तो महेंद्रदित्य का था। ओझा जी कहते हैं कि ये कालभोज तो किसका पुत्र था, महेंद्रदित्य का। बप्पा रावल इसकी क्या है, उपाधि है। तो कई इतिहासकारों में बप्पा को अलग बताया जा रहा है, कई इतिहासकारों में इन दोनों को क्या है, इकट्ठा बताया जा रहा है। लेकिन मेन तो यही है कि ये किसका पुत्र था, महेंद्रदित्य का पुत्र था। कालभोज किसका पुत्र था, महेंद्रदित्य का पुत्र था। ये था अपना बप्पा रावल। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद में अपने बात करेंगे, एक बंदा आता है अलट। क्या नाम आता है, अलट। उसको क्या कहते हैं, आलू रावल कहते हैं। बप्पा रावल के बारे में एक बात याद रखना कि अपने पाकिस्तान में एक जिला पड़ता है जिसका क्या नाम है, रावलपिंडी। क्या नाम आता है, रावलपिंडी। तो इसी के नाम पे इसने कौन सा शहर बसाया था, रावलपिंडी बसाया था। कौन सा शहर बसाया था, बप्पा रावल ने पाकिस्तान में एक शहर बसाया था जिसका क्या नाम है, रावलपिंडी। ये किसने बसाया था, बप्पा रावल ने बसाया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर एक बंदा आता है जिसका नाम है अलट। क्या नाम आता है, अलट। इसको क्या कहते हैं, आलू रावल कहते हैं। इसी ने तो अपने राजस्थान में, इसके बस 3 ही चीज महत्वपूर्ण आती है, एक लाइन में याद कर लीजिए, एक ही लाइन में याद हो जाती है। अलट नौकर था, इसने हाड़ में हरिया देवी को पाया था। अलट नौकर था, इसने हाड़ में देवी हरिया को पाया था। क्योंकि सुन लीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अलट, इसका जो शासन काल आता है वो 951 ईस्वी से लेके 953 ईस्वी तक आता है। 951 ईस्वी से 953 ईस्वी तक आता है। वो बंदा कौन था, अलट। ऐसे अलट में याद रखना आलू रावल। क्या आता है, आलू रावल। ठीक है, ऐसे अलट, ऐसे आलू रावल। ऐसे अलट, ऐसे आलसी था। क्या था, आलसी था। ऐसे अलट, ऐसे आलसी था। आलसी था तो इसने सबसे पहले क्या था, जो आलसी होता है वो क्या चलाता है, नौकर रखता है। जो आलसी होता है वो क्या रखता है, नौकर रखता है। जो आलसी होता है वो क्या रखता है, नौकर रखता है। ऐसे अलट, ऐसे आलू रावल था। ऐसे आलसी, आलसी तो ने क्या रखे थे, नौकर रखे थे। क्या रखे थे, नौकर। तो नौकरशाही चलाने वाला बंदा कौन था, सबसे पहले अलट था। कौन था, अलट। तो इसको इतिहास में क्या कहते हैं, आलू रावल कहते हैं। इसकी क्या एक उपाधि आती है जिसका क्या नाम आता है, आलू रावल। के इतिहासकार इसको अलट से ना कह के आलू 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 कहने लगे थे। क्या कहने लगे थे, आलू। और ऐसे अलट से याद रखना, उदयपुर में आती है हाड़। क्या आता है, आ से हाड़। हाड़ को क्या बनाया था इसने, राजधानी बनाया था। हाड़ को राजधानी बनाया था। और यहाँ पे ऐसे अंबिका माता का मंदिर बनाया था। जगत अंबिका माता का मंदिर बनाया था। किसने, ऐसे अलट, ऐसे आलू रावल, ऐसे आलसी। आलसी ने तो आलसी होता है जो क्या रखता है, नौकर रखता है। आलसी होता है वो क्या रखता है, नौकर रखता है। और आ से आड़, आड़ इसने क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। किसको, आड़ को। किसने, अलट ने। आ गया समझ में। फिर ऐसे हाड़, तो हाड़ का जो अलट था, हाड़ का जो अलट था, इसने हुण राजकुमारी। कौन सी राजकुमारी, हुण राजकुमारी, जिसका नाम आता है से हुण, है से हरिया देवी। हरिया देवी से इसने क्या किया था, विवाह किया था। और विवाह करने के बाद में राजस्थान का मेवाड़ का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहते हैं। कौन सा विवाह कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय विवाह। अंतरराष्ट्रीय विवाह जो अभी वर्तमान में किसका हुआ है, आपको कोई किसी को ध्यान होगा, वो सानिया मिर्जा वाला, या फिर वो नहीं, उसके बाद भी हुआ है अंतरराष्ट्रीय विवाह वर्तमान। चल छोड़ो, अपने क्या है, अपने कभी करेंगे तो पता। ठीक है, ऐसे क्या, कोई ना। तो अलट का, अलट इतना सही है। इधर देखिए अलट का, सुनिए। ऐसे अलट, ऐसे आलू रावल। सामने देखिए इधर, आप सुनिए। ऐसे अलट, ऐसे आलू रावल। बोलिए, ऐसे अलट, ऐसे आलू रावल। ऐसे अलट, ऐसे आलसी। आलसी था तो इसने क्या रखे थे, नौकरशाही। तो राजस्थान में सबसे पहले, अगर इतिहास में सबसे पहले नौकरशाही की
जो प्रथा चलाई थी वो किसने चलाई थी? अलट से ने, आलू रावल ने चलाई थी। ऐसे अलट ऐसे आलू ऐसे आहड़, आहड़ को क्या बनाया था? राजधानी। और ऐसे अंबिका माता का इसने क्या बनाया था? मंदिर बनवाया था। और हुन राजकुमारी हरिया देवी का विवाह किया था। हरिया देवी से क्या किया था? इसने विवाह किया था। और इसको क्या कहते हैं? राजस्थान या मेवाड़ का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहते हैं। ठीक है, ये था। एक लाइन में सुनिए, अलट तो नौकर था, इसने हाड़ में हरिया देवी को पाया। अलट तो नौकर था, इसने हाड़ में हरिया देवी को पाया। मतलब ऐसे ऐसे अलट नौकर था, मतलब नौकरशाही की व्यवस्था शुरू की थी, व्यवस्था मतलब नौकरशाही प्रथा शुरू की थी। और हाड़ को राजधानी पाया था और हरिया देवी को इसने पाया था। पाया मतलब विवाह किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, अपने कल इसी शाम मिलेंगे, आपके रूबरू होंगे, अगला राजा लेके आएंगे। जेतर इतर चित्र, चित्र था तो इतर चित्र, चित्र वही बात करेंगे अपने। तो आज अपने ऐसे इसको ऐसे यहीं से विश्राम देंगे। और इसी के साथ में सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। तो सभी को धन्यवाद।